हेलो एवरीवन। सो अपने मोनोटोनिसिटी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, उनको अप्लाई कैसे करते हैं। नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एक दो एग्जांपल लास्ट पार्ट को रिवाइज करने के लिए, एंड देन हम देखेंगे आगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टी हमको आगे फंक्शन का कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ f of x is equals to x plus ln of 1 minus 4x। नाउ हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी कि जब भी मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करना होता है सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश निकालते हैं। बट बिफोर फाइंडिंग f डैश मैंने बताया था आपको कि मोनोटोनिसिटी जो है दैट वुड बी डिफाइंड ओनली इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। नाउ अब अगर मैं इस फंक्शन को ऑब्जर्व करूं दैट इज f of x is equals to x plus ln of 1 minus 4x। तो इस फंक्शन के अपने पास दो पार्ट है, फर्स्ट इज x, सेकंड इज ln of 1 minus 4x। नाउ जो x है इसका डोमेन तो हो जाएगा ऑल द रियल नंबर बिकॉज इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, बट जो ln 1 minus 4x है इसका डोमेन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी नो ln is defined only for positive numbers, so 1 minus 4x should be greater than 0। यहां से मुझे एक कंडीशन मिलेगा that x should be less than 1 by 4, और मैं बोलूंगा कि जो x होगा that should lie from minus infinity to 1 by 4। this is the value जहां पे अपना फंक्शन डिफाइन करेगा, और आई कैन से दिस इज द डोमेन ऑफ f of x। नाउ जो भी मोनोटोनिसिटी है वो हमेशा इस डोमेन में ही हमको चेक करना है। अब आगे हम क्या करेंगे, विल फाइंड f डैश x, बिकॉज उसके बेसिस पे हम कमेंट करेंगे कि f डैश x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। नाउ जब f डैश x फाइंड करना है सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बिकम 1। ln का डिफरेंशिएशन तो ये होता था 1 अपॉन x, इस केस में हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 4x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 4x तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सो आई कैन गेट द एक्सप्रेशन f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सो आई कैन रीराइट द एक्सप्रेशन एज बाय टेकिंग एलसीएम 1 माइनस 4x माइनस 4 द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं सो f डैश x का फाइनल वैल्यू क्या आएगा अपने पास, ये बन जाएगा माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 3 द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x 1 माइनस 4x। अब हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में नेगेटिव है उस नेगेटिव को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीराइट एज 4x plus 3 the whole divided by 4x minus 1। बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ नेगेटिव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। द रीजन बीइंग कि अब मेरा f डैश x जो है वो एक सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं और स्टार्ट कर सकता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहा हूं वो समझना। अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मैं कमेंट करूंगा कि कब f डैश x पॉजिटिव है और कब f डैश x नेगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास दो आएंगे, एक होगा माइनस 3 बाई 4 बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर, दूसरा आएगा 1 बाई 4 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मींस नंबर लाइन का जो लास्ट पार्ट होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। सो वेवी कर्व कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। नाउ f डैश x भी आ गया, करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट भी सॉल्व कर लिए एंड वेवी कर्व भी प्लॉट कर लिया। अब आएगा अपना फर्स्ट कंडीशन कि इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है। सो फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग आई कैन से f डैश x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 बाई 4 और यूनियन 1 बाई 4 टू इंफिनिटी। दिस इज द वैल्यू फॉर इंक्रीजिंग वाला पार्ट। एंड जब मैं बात करूंगा डिक्रीजिंग दैट इज f डैश x इज लेस देन 0, सो अब क्या हो जाएगा अपने पास नेगेटिव आंसर जो मिलेगा अपने को माइनस ऑफ 3 बाई 4 से लेके प्लस 1 बाई 4 तक। बट ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज सब कुछ हमने सॉल्व किया, हमने इस चीज को अब तक यूज नहीं किया। क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सिर्फ थ्योरेटिकली सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट,
ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक कंडीशन, जैसा यहाँ पे हुआ था कि डोमेन को हमको ध्यान रखना है। सो डोमेन क्या था, -∞ to 1/4, दैट मीन्स आंसर का जो ये पार्ट है ये मेरे कोई काम का नहीं है, बिकॉज 1/4 टू इंफिनिटी तो डोमेन में लाई ही नहीं करता, तो उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा वो समझना। जब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग का, सो ये फंक्शन इंक्रीज होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -3/4, ये होना चाहिए इंक्रीजिंग का इंटरवल। एंड जब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग का, तो ये कंप्लीट इंटरवल डोमेन में लाई करता है, इसलिए यही अपना आंसर होगा डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3/4 टू 1/4। सो ये दोनों होंगे अपने फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अंडर द गिवन कंडीशंस। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि हमको डोमेन को भूलना नहीं था, बिकॉज अगर डोमेन को मिस करते तो आप इस आंसर तक पहुंच जाते जो अपना आंसर डोमेन का पार्ट था ही नहीं। सो बी केयरफुल पर्टिकुलरली विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कि मोनोटोनिसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन इट्स डोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड अपॉन सम अदर वेरिएबल व्हिच इज a। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट सेक्शन में भी देखा था। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that the function f of x is equal to ax minus sin x is monotonic। मोनोटोनिक का सिंपल सा मतलब हो गया कि या तो फंक्शन इंक्रीज हो या फिर फंक्शन क्या हो जाए अपने पास, डिक्रीज। सो अगेन बिफोर कमेंटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, सबसे पहले मैं फंक्शन को ऑब्जर्व करता हूं। सो माय f of x should be equals to ax minus sin x। नेक्स्ट इज जब इसको डिफरेंशिएट किया, सो f डैश x क्या बन जाएगा, f डैश x बनेगा a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x। ठीक है, अब इस पार्ट पे अपने को फोकस करना है कि यहाँ पे x इज ऑल्सो अ वेरिएबल, a जो है वो तो कुछ है ही सही। सो इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। नाउ मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों नेचर नहीं होने चाहिए। सो मैं दोनों केसेस को ऑब्जर्व करता हूं। इफ f of x is strictly increasing, अगर f of x strictly increase होगा तो क्या बोलूं, फॉर दैट कंडीशन f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या मतलब इससे मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं कि a माइनस cos x शुड बी ग्रेटर देन 0, और टू बी प्रिसाइज a शुड बी ग्रेटर देन cos x। ये अपनी एक कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना। जब हम बात करते हैं कॉस का, सो वी नो कि कॉस का जो रेंज है, कॉस का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 तक ही लाई कर सकता है। मतलब कॉस का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर कॉस 1 से बड़ा नहीं होगा और मुझे a को फॉर एनी वैल्यू ऑफ x cos x से बड़ा करना है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि जो a है उसको 1 से बड़ा कर दो। बिकॉज अगर a 1 से बड़ा हो गया तो क्या आपका ये इनइक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, बिल्कुल ट्रू होल्ड करेगा। x को आप कुछ भी वैल्यू दे दो, इट डजंट मैटर, अगर आपका a 1 से बड़ा है सो हमेशा ये इनइक्वेशन ट्रू आएगा। मतलब यहां से मुझे एक कंडीशन मिला कि अगर f ऑफ x को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है, दैट मींस a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। नाउ इसी कंडीशन को अगर मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मोनोटोनिक बोला था, इंक्रीजिंग तो नहीं बोला था, तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। नाउ इफ f of x is strictly decreasing, if f of x is strictly decreasing, so अब क्या हो जाएगा, अब I would say जो f dash x है वो लेस देन 0 होना चाहिए। f dash x मतलब क्या हो गया, a माइनस cos x। सो a माइनस cos x अगर लेस देन 0 होगा, मतलब यहां से कंडीशन बनेगा कि a जो है वो cos x से छोटा होना चाहिए। जो कंडीशन लास्ट टाइम थी उसका जस्ट रिवर्स कंडीशन। लास्ट टाइम क्या था कि a cos x से बड़ा होना चाहिए, अब हो गया कि a जो है वो हमेशा cos x से छोटा होना चाहिए। जब मैंने इस कंडीशन को ऑब्जर्व किया तो मैंने cos का मैक्सिमम वैल्यू देखा था, बिकॉज कोई भी वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो बाकी सबसे बाय डिफॉल्ट बड़ा हो गया। सेम वे में जब मुझे यहाँ ऑब्जर्व करना है कि a इज लेस देन cos x, तो अब मैं cos x का मिनिमम वैल्यू देखूंगा विच इज -1, बिकॉज अगर कोई नंबर
मेरे मिनिमम वैल्यू से छोटा है तो वो बाकी सबसे छोटा हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो यहां मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि a जो है वो लेस देन -1 होना चाहिए, बिकॉज अगर a लेस देन -1 हुआ तो वो सभी वैल्यू इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फॉर ऑल दी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इस क्वेश्चन का अपना परफेक्ट आंसर क्या होगा? मोनोटोनिक की कंडीशन दोनों है, a ग्रेटर देन 1 भी है और a लेस देन -1 भी है, बट दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आइदर a should be greater than 1. For such cases, our function will be strictly increasing, or a should be less than -1. For such cases, our function will be strictly decreasing. Okay, now next part देखते हैं, which is greatest and least value of a function. देखो क्या होता है ना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्राइटेरिया से हम लोग कुछ कुछ केसेस में ये भी पता कर सकते हैं कि फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या है। आई एम सेइंग इन सम ऑफ द केसेस, सभी केसेस में नहीं, ठीक है। लाइक मैं आपको कुछ सिंपल से कंडीशंस बताऊंगा कि कब कब आप ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन पे कमेंट कर सकते हो। सपोज करो एक फंक्शन है जो मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरे दो पॉइंट हैं, लेट दिस पॉइंट बी a एंड दिस पॉइंट बी b, क्या इस a पॉइंट को मैं बोल सकता हूं a कॉमा f ऑफ a बिकॉज ऑफ x कोऑर्डिनेट, और जब x कोऑर्डिनेट को यहां पुट करते हैं तो हमको y मिल जाता है विच इज f ऑफ a। सिमिलरली b पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास b कॉमा f ऑफ b। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली इन द इंटरवल a टू b, जहां पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग था, इन द इंटरवल a टू b इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है और इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो लॉजिकली आप ऐसे ही बोल दोगे कि सर अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा? a पे। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा? b पे। तो अगर ऐसे केसेस में आपसे मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा अपने पास f of a at x is equals to a। सिमिलरली अगर मैं इसका आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा f of b at x equals to b। लॉजिकल है, दिख रहा है क्लियरली कि अगर फंक्शन इंक्रीज होगा सो यहां पे आना चाहिए मिनिमम एंड यहां पे आना चाहिए मैक्सिमम। सपोज करो अब मैं इसी का एक और केस आपको दिखाता हूं जहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगेन द फंक्शन इज सेम, y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां पे आपका एक पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट a, अंडर द कंडीशन के इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है। सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट है पॉइंट b, अंडर द कंडीशन के इसका x कोऑर्डिनेट b है। लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस। सो अगेन ये हो जाएगा a कॉमा f ऑफ a एंड दिस बिकम्स b कॉमा f ऑफ b। जो कंडीशन यहां पे था कि इंक्रीज करने पे क्या हुआ था कि वैल्यू बढ़ रही थी, इसलिए सबसे पहले वाली वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट थी एंड सबसे लास्ट वाली वैल्यू सबसे बिगेस्ट थी, बेसिकली लार्जेस्ट थी। यहां पे कंडीशन उल्टा हो जाएगा। नाउ योर फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ए से बी में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब अगर फंक्शन डिक्रीज हुआ है तो क्या आई कैन डायरेक्टली से कि अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टार्ट में मिलना चाहिए एंड द मिनिमम वैल्यू शुड लाई एट पॉइंट बी। तो मुझे क्या बोलना चाहिए यहां पे? यहां मैं बोलूंगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f ऑफ b एट x इज इक्वल्स टू b। एंड इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? f ऑफ a एट x इज इक्वल्स टू a। सो इस कंडीशन के थ्रू हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों ही केस में आपने एक खास बात देखी होगी कि फंक्शन के अंदर एक ही नेचर है कि या तो वो इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। सो उस केस में मैं उसके लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पे कमेंट कर सकता हूं, प्रोवाइडेड इन द गिवन डोमेन। नाउ अब यहां पे एक स्पेशल केस है कि सर ये तो चलो ऑलरेडी इंक्रीजिंग था तो आपने डायरेक्टली कमेंट कर दिया,
ये ओनली डिक्रीजिंग है तो भी डायरेक्टली कमेंट कर दिया। व्हाट अबाउट द केस जब किसी फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर दोनों हो, ठीक है, तो नो डाउट उस केस पे भी हम कमेंट कर सकते हैं, बट अंडर सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ एक कंडीशंस को ध्यान रखते हुए उस पर भी हम कमेंट करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि किसी फंक्शन में अगर दोनों नेचर हो तो उसके मोनोटोनिसिटी को देखते हुए उसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पे हम कैसे कमेंट करते हैं। ओके, सो वो फंक्शन जहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर दोनों ऑब्जर्व होता है, वहां पे हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, समझना। बिकॉज हमने जस्ट अभी देखा कि ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग होता तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर सपोज दोनों ही नेचर आ गए, कुछ इस टाइप से कर्व आ गया, तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है और कैसे हम जस्टिफाई करेंगे वो समझो। अगेन ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, a कॉमा एफ ऑफ ए, प्रोवाइडेड दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये हो गया आपका x एक्सिस एंड दिस बिकम्स y एक्सिस। यहाँ पे कहीं देयर इज अ पॉइंट b, x इक्वल्स टू b, ये हो गया b कॉमा एफ ऑफ बी। ओके, नाउ अब इस केस में क्या है, एक चीज को ध्यान रखोगे, इस केस में अपने पास डायरेक्टली तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो वी कांट कमेंट कि कहाँ पे वैल्यू बड़ा है कहाँ पे छोटा है। इस केस में आपका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो एक तो आ सकता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उन सभी पॉइंट पे एट ऑल दोज पॉइंट्स, at all those points where f dash of x equals to 0 or at the extreme points, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम एंड्स। मतलब एक चीज समझो, सपोज करो आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया या आपने ट्राई सॉल्व करने का ट्राई किया कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, आपको पता चला कि ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग, इसमें दोनों नेचर पेश करता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, दो चीजों को चेक करोगे। सबसे पहला, जिस जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, बिकॉज वहां पे या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम, और एट द सेम टाइम आप कहां पे चेक करोगे, एक्सट्रीम एंड्स पे। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब होता है जहां से फंक्शन शुरू हुआ है x इक्वल टू ए, जहां पे फंक्शन खत्म हुआ है x इक्वल टू बी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन रहेगा ये कुछ इस टाइप से होगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये आपका फंक्शन होगा, x जो है वो बिलोंग करेगा a से लेके b तक। तो आपको दो चीजें चेक करनी है, सबसे पहले कि जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है वहां पे या तो लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू आ सकती है। दूसरा, आपको ए और बी इन पे भी चेक करना है, आपके पास सब कॉम्बिनेशन से आंसर आएंगे, आउट ऑफ ऑल दोज वैल्यू जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटा है वो हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मुझे बोला कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहां बोल रखा है x बिलोंग्स टू 1 2 3। मुझे इसमें चेक करना है कि इसका ग्रेटेस्ट और इसका लीस्ट वैल्यू क्या है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, आई विल फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब जरा उस डोमेन को ऑब्जर्व करो जो वैल्यू दिया था एक्चुअली, विच इज 1 2 3। क्या बोलूं, सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या आई कैन से एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि मुझे पूरे डोमेन से इसमें कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ किससे कंसर्न था, जो पॉइंट पे मुझे चेक करना था दैट इज 1 2 3। तो मैंने सिर्फ वही पॉइंट पे देखा कि 1 से लेके 3 तक की कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर इन सभी वैल्यूज में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, दैट सिंपली मींस कि जो अपना फंक्शन है वो क्या हो गया है, इंक्रीजिंग हो गया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 3 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो होगा ये आएगा अपने पास एफ ऑफ 1, और इसी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आएगा अपने पास एफ ऑफ 3।
सो ये होंगे इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ वन, अब मिस्टेक क्या करते हो बताता हूं, आप वैल्यू यहां पुट करते हो, नहीं, एफ डैश एक्स से आपने ये पता किया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बट वैल्यू हमेशा फंक्शन में ही पुट करोगे विच इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा ई टू द पावर वन, दैट इज ई, मैक्सिमम वैल्यू होगा ई टू द पावर थ्री स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ई टू द पावर नाइन। तो इस तरीके से, क्योंकि ये फंक्शन अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इन द गिवन डोमेन, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। बट अगर कोई क्वेश्चन में या कोई फंक्शन में ऐसा केस मिला जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो उन सभी केसेस में हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नाउ इसी वाले केस का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इस केस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं which says find the greatest and least value of f of x equals to e to the power x square minus 4x plus 3 in the interval -5 to 5। ठीक है, अच्छा एक माइन्यूट सा करेक्शन है, उसको भी नोट कर लेना। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि वो केस जहां पे अपना फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना हो, उसमें आप ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, एक तो चेक करते थे कि जिस जिस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है उस पॉइंट पे आ सकता है, दूसरा एक्सट्रीम पे, और तीसरा एक चीज और था, all the points where f dash x does not exist, इसको भी चेक करना है। मतलब वो सारे पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, तो अब तीन कंडीशन हो गई है, तीनों को ध्यान रखोगे। सबसे पहली कंडीशन कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों नेचर पजेस करता है, तो उसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन हुआ कि जिस जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है उस पर चेक करोगे, दूसरा उसके एक्सट्रीम वैल्यूज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का वैल्यू निकालोगे, और तीसरा अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस पॉइंट पे भी चेक करोगे। इतने सारे वैल्यूज मिलने के बाद जो इनमें सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा आपके पास मिनिमम। नाउ इस अप्रोच को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का इस अप्रोच से कुछ रिलेशन है या नहीं। फंक्शन दिया था e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल -5 to 5। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है अपने को, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जब इसको डिफरेंशिएट किया सो अपने को दिखेगा कि जो f डैश एक्स है उसका वैल्यू आ रहा है 2x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बेसिकली e का वैल्यू तो एज इट इज रहा और पावर का डिफरेंशिएशन होके 2x माइनस 4 बन गया। ठीक है, अब अगर इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं -5 to 5, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज पे इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा और कुछ वैल्यूज पे नेगेटिव। ये मैंने ओरली कैसे देखा, सिंपल सा कंक्लूजन है। अगर मैं 5 पुट करूं, ठीक है, तो x को 5 पुट करने पे ये पॉजिटिव आएगा एंड ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं -5 पुट करूं तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अब ये नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों स्कोप है कि इस केस में एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है एंड एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 to 5। तो क्या बोलूं, ये मेरा थर्ड केस को बिलोंग करेगा। थर्ड केस कौन सा, जहां पे फंक्शन में स्पेसिफिक नेचर नहीं था बट दोनों ही नेचर थे, इंक्रीजिंग भी एज वेल एज डिक्रीजिंग भी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, कंडीशन वाइज जाते थे। सबसे पहली चीज तो मैं वो पॉइंट निकाल लूंगा जिस जिस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 है। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया था, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू था 2x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ आई नो कि e टू द पावर में तो कुछ भी पुट करूं कभी नेगेटिव या 0 नहीं होता अपने पास, बट ये पार्ट 0 हो सकता है। जब 2x माइनस 4 को आपने 0 किया, so 2x minus 4 equal to 0, that concludes 2 कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हो जाएगा x equal to 2। दिस इज वन पॉइंट जिस पे मुझे चेक करना है। दूसरा, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो? सो नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको आइडिया होगा अगर, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस थे एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल थे। डिफरेंशिएबल वो नहीं होता जिसमें या तो कोई शार्पेज आ जाए
या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाए, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये हमेशा पहले तो कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए अपने पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आने का सवाल ही नहीं है, और यहाँ पे कभी भी कोई शार्प एज नहीं आता, ये हमेशा एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है, इस पॉइंट को साइड में रख दिया। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब हमने क्या बोला था, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। लाइक अगर मैं इस केस में बात करूं तो मुझे चेक करना है एफ ऑफ 5 का वैल्यू एंड एफ ऑफ -5 का वैल्यू, रिवर्स, a इज -5 और b इज +5, बट मुझे ये दोनों वैल्यूज चेक करने हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 तो हमको मिल ही चुका है, तो मुझे f ऑफ 2 भी चेक करना है। आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। f ऑफ -5, जब हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ -5 तो यहां पुट करेंगे -5, -5 का स्क्वायर बिकम्स 25, 25 प्लस 20 इट बिकम्स 45 प्लस 3 दैट इज 48, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 48। जब हम f ऑफ 5 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो 5 के केस में क्या हो जाएगा, 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, ये हो जाएगा अपने पास 8, सो e टू दी पावर ये हो गया अपने पास 8। नेक्स्ट इज f ऑफ 2। f ऑफ 2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब ये हो गया 4 माइनस 8 दैट इज -4 प्लस 3 दैट इज e टू दी पावर -1। अब इन तीनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करो और देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू है e टू दी पावर 48 एंड द लीस्ट वैल्यू इज e टू दी पावर -1। तो यहां से मुझे कंक्लूजन मिला, दोज कंक्लूजन्स आर के इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा e टू दी पावर 48 व्हिच इज एट x इक्वल्स टू -5 एंड इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा e टू दी पावर -1 व्हिच इज एट x इक्वल्स टू 2। सो दीज आर द टू कंक्लूजन, बिकॉज ये जो फंक्शन था अपने पास e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नेचर को पजेस कर रहा था, जिसकी वजह से इसके पास सिर्फ एक डायरेक्ट कंडीशन नहीं मिला, हमको एक पॉइंट वहां भी मिला जहां पे f डैश x क्या था अपने पास, 0। सो ये जो थर्ड केस के क्वेश्चन है इनको स्पेसिफिकली ध्यान रखो, पर्टिकुलरली दिस कंडीशन, इसको मिस नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन दोनों फंक्शंस का रेंज निकालना है। अब आप बोलोगे सर पहले आपने बोला कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालो, चलो इट्स ओके, वहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये रेंज कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो एक चीज समझना कि रेंज का मतलब क्या होता है एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का उससे क्या रिलेशन है। हम लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में देखा था कि डोमेन और रेंज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। डोमेन को हम बोलते थे इनपुट, मतलब वो वैल्यूज जो फंक्शन में पुट करने पे आपको फंक्शन का एक डिफाइंड आंसर मिलेगा, एंड रेंज का मतलब था आउटपुट, जो जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, वो अपना रेंज का पार्ट था। अब रेंज क्या होता है, एक इंटरवल होता है फ्रॉम ए टू बी। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेंज ए से लेके बी तक का एक इंटरवल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया एंड बी मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, प्रोवाइडेड ये इंटरवल कंटिन्यूअस है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं हुआ। सो इसका भी एक रिलेशन है, इसका भी एक कनेक्शन है विथ मोनोटोनिसिटी। दैट कनेक्शन सेज कि अगर आप किसी फंक्शन का एक डिफाइंड डोमेन या फिर एक डिफाइंड वैल्यू के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, सो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम जो इंटरवल बनता है, दैट इंटरवल इज सेड टू बी द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इट सेज फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 12x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 3। नाउ अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है, बिकॉज अगर वो केस हुआ तो डायरेक्टली रेंज मिल जाएगा मुझे, बिकॉज अगर इंक्रीजिंग हो गया तो f ऑफ a से f ऑफ b यही इसका रेंज बन जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नेचर होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, चेक करते हैं एक बार। फंक्शन दिया था हमको 4x क्यूब माइनस 12x, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सो आई विल गेट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 12, और इसी को आई कैन राइट f डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देख के लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हुई, बिकॉज x स्क्वायर माइनस 1 जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन -1 and 3।
एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, -1 से 3 में एक नंबर 0 लाई करता है, जब 0 पुट करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, और -1 से लेके 3 में ही 2 भी लाई करता है, जब 2 पुट करोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो फंक्शन आपके पास f ऑफ x है उसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर दोनों है, दैट इज f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है एंड f डैश ऑफ x लेस देन 0 भी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 3। जो हमको डोमेन दिया था उस डोमेन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर आ सकते हैं। अब हमने एक केस देखा है कि अगर किसी फंक्शन में मोनोटोनिसिटी फॉलो नहीं होती है, मतलब उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नेचर आते हैं, तो हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग चेक करेंगे उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे उसका f डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। f डैश एक्स 0 मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से इट शुड बी 12 times of x square minus 1 equal to 0, or I can say 12 times of x minus 1 into x plus 1 equal to 0, और x is equals to plus minus 1। ये होगा अपना पॉइंट जिस पॉइंट पे f dash x क्या हो गया, 0। नाउ सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट वाज कि अगर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पर भी चेक करो। अब यहां अगर मैं देखूं तो इट्स अ क्यूबिक फंक्शन एंड हमने पढ़ा है all the algebraic polynomials or all the algebraic functions are always continuous as well as differentiable। so यहाँ पे सेकंड पॉइंट वापस से डिस्कार्ड हो गया। थर्ड पॉइंट जो हमको ध्यान रखना था कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज पे आंसर चेक करते हैं। सो f ऑफ -1 एंड f ऑफ 3 इनका वैल्यूज मैं चेक करूंगा। सो बेसिकली नाउ आई हैव 4 वैल्यूज टू कंपेयर। कौन कौन से वैल्यूज, f ऑफ, अच्छा 4 नहीं, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, 4, बट इनमें से दो वैल्यू सेम हो गई है। सो टेक्निकली आई हैव 3 वैल्यूज ओनली। ठीक है, कौन कौन से 3 वैल्यूज, तीनों को देख लेते हैं। एक रहेगा f ऑफ -1 जो हमको चेक करना है, एक होगा f ऑफ 1 और एक होगा f ऑफ 3। नाउ तीनों के वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि कहां पे मिनिमम आएगा और कहां पे मैक्सिमम। f ऑफ -1 जब x को -1 पुट किया तो ये बन जाएगा -4 + 12, दैट मींस इट बिकम्स 8, तो यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इज f ऑफ 1, जब x को 1 पुट करोगे तो इट बिकम्स 4 - 12 मतलब -8, सो ये हो गया अपने पास -8। एंड नेक्स्ट इज f ऑफ 3, जब x को 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब इट बिकम्स 27 into 4 which is 81, so 81 minus 27 into 4 is not 81, 27 into 4 is 108 minus next is 12 into 3 that is 36, so 108 minus 36 that is nothing but 72, so ये आएगा अपने पास 72। अब मैं तीनों वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, डायरेक्टली आई कैन कमेंट कि जो 72 है ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड जो -8 है ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था रेंज कि कहां से कहां तक लाई करेगा, तो अब मेरा आंसर क्या होगा कि जो अपना f ऑफ x है दैट शुड बिलोंग टू -8 to 72 for all the values of x which belongs to -1 to 3। सो अगर आपका x -1 से लेके 3 को बिलोंग करेगा तो ये जो f ऑफ x है इसके वैल्यूज -8 से लेके 72 तक लाई करेंगे, तो ये अपना फाइनल आंसर है। नाउ आई सपोज यू अंडरस्टूड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू विथ द रेंज। नाउ इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। Now we need to find the range of this function f of x equal to root over x minus 3 plus twice root 5 minus x। देखो लास्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है समझने का ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू दैट इज डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, जिस वैल्यू पे आपको चेक करना था। नाउ द प्रॉब्लम इज इस क्वेश्चन में डोमेन दिया ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक चीज समझोगे कि अगर कहीं पे आपको x का इंटरवल नहीं दिया जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, सो आप उस गिवन फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करोगे एंड देन उस डोमेन पे उसका रेंज निकालोगे। जैसे फॉर दिस केस आई नो कि डोमेन निकालने की एक बहुत ही बेसिक कंडीशन है। डोमेन निकालने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो रूट है, रूट के अंदर का वैल्यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ x - 3 था,
So I can simply say x minus 3 should be greater than or equal to 0, बिकॉज रूट है तो 0 पे भी डिफाइन करेगा और पॉजिटिव पे डिफाइन करेगा, नेगेटिव पे कभी डिफाइन नहीं करेगा. दैट मीन्स जो x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा. नाउ नेक्स्ट इज एक और रूट लगा हुआ है विच इज 5 माइनस एक्स. तो वहां भी एक कंडीशन बनेगा कि 5 माइनस एक्स जो है ये भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. दैट सेज x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. नाउ ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन एक सेम क्वेश्चन में चल रही है, सेम फंक्शन में चल रही है, सो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई कैन से मुझे डोमेन मिल चुका है, माय डोमेन इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5 बिकॉज दीज आर दी ओनली वैल्यूज जो आपके दोनों इंटरवल को सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट इंटरवल ने बोला था कि 3 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड ने बोला 5 से छोटा, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5. नाउ डोमेन मिल चुका है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लिख दूंगा यहाँ पे कि हमको चेक करना है फ्रॉम 3 to 5. नाउ अब अपना स्टेप क्या था, हम लोग चेक करेंगे f डैश x एंड उससे हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि फंक्शन अपने पास सॉरी प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग तो नहीं है. ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं f डैश x फाइंड आउट करूंगा. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज रूट ओवर x माइनस 3. बताया था रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट x माइनस 3 और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2/2 टाइम्स रूट 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1 जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल. सो फाइनली जो f डैश x है वो कुछ ऐसा दिखेगा 1/2 टाइम्स रूट x माइनस 3 माइनस 1/रूट 5 माइनस एक्स. नाउ अब मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन उस गिवन इंटरवल 3 to 5 में ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव कुछ है. तो एक बार चेक करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 5 इन पे तो मैं चेक करूंगा नहीं बिकॉज 3 और 5 को डिफाइन नहीं करेंगे. सो 3 से अगर स्लाइटली बड़ा है वैल्यू, ठीक है, लेट अस से 3.1 जो हम बात करते हैं, 3 से स्लाइटली बड़ा, तो इस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है इसको चेक करना. 3 से अगर स्लाइटली बड़ा है तो ये कुछ 0.1 का रूट आएगा, एक बहुत छोटा सा वैल्यू बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा √2. अब अगर हम टेक्निकली कमेंट करें तो 1/2 माइनस 1/√2 जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा फॉर श्योर बिकॉज ये वैल्यू बड़ा है आपके पास पता नेगेटिव साइन. जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाओगे, लेटेस्ट से मैंने 4 पे चेक किया, 4 पे क्या होगा, 4 पे ये बन जाएगा 1, ये भी बनेगा 1, 1/2 माइनस 1 मतलब अभी भी नेगेटिव चल रहा है, सो अभी भी नेगेटिव है, सो इट्स ओके, डिक्रीजिंग हो सकता है. अगर मैं 5 के पास में चेक करूंगा, वेरी वेरी क्लोज टू 5, तो इन दैट केस अपने पास जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर भी दोनों नेचर है, डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग. अब ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, सो अगेन वो जो 3 स्टेप का प्रोसीजर था उसको मैं स्टार्ट करता हूं. सबसे पहला स्टेप क्या था उसमें से, द फर्स्ट स्टेप वाज कि f डैश x जिस पॉइंट पे 0 है उनको फाइंड आउट करो. ठीक है, अच्छा एक चीज को और समझना, अगर आपको डाउट है कि कभी भी फंक्शन सर आप चेक कैसे कर रहे हो कि ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, सो अगर आपका जो आपने कंक्लूजन दिया है कि फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर नहीं है, तो जब आप इस पॉइंट को सॉल्व करोगे ना f डैश x इक्वल टू 0, तो जो x आएगा वो आपके रेंज के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, आप प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा. बिकॉज अगर वो x रेंज के बाहर आ गया दैट मीन्स सिंपल सा है कि इस इंटरवल में या तो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, दैट इज इट्स आइदर प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग. नाउ अब मुझे f डैश x को 0 करना है, सो मैं f डैश x को थोड़ा सा अरेंज करता हूं एंड आई विल सिंप्लीफाई द टर्म. ये कुछ ऐसा बनेगा रूट ओवर 5 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स रूट x minus 3 the whole divided by 2 times root x minus 3 into root 5 minus x. As per the condition, I should put this term equal to 0. So इस पूरा डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, 0 में चला गया. कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा, रूट ओवर 5 minus x is equal to twice रूट ओवर x minus 3. नाउ दोनों जगह रूट है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, सो डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकता हूं. जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया सो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 मतलब 4x माइनस 12. अरेंज करते हैं,
12 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 17, माइनस एक्स को राइट साइड में लेके गए तो ये बनेगा 5x, मतलब बेसिकली यहां से आंसर मिल रहा है x इज इक्वल टू 17/5। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बाय मिस्टेक अगर आपने f डैश x को 0 किया होगा तो जो आपको x का वैल्यू मिलेगा वो रेंज के बाहर मिलेगा, बट जितना मुझे दिख रहा है कि 17/5 ये होता है 3.4, और 3.4 आपके डोमेन के आपके वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली इस सिस्टम के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नेचर थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? सो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अगेन इट फॉर्म्स अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे डिफाइंड वैल्यूज आ रहे हैं तो ये कभी भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब यहां पे भी अपने पास कंडीशन क्या आ गई कि ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है। सो अब क्या बचा? एक्सट्रीम एंड्स। अब मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, मुझे तीनों को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सट्रीम एंड दैट इज f(3) एंड f(5), इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एंड जो एक पॉइंट आया जहां पे f डैश x 0 हुआ विच इज 17/5, तो f(17/5) इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं f(3) का। सो f(3) का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब इस फंक्शन में x को 3 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, वो बनेगा 2√2। सो f(3) का वैल्यू आ रहा है अपने पास 2√2। नेक्स्ट इज f(5). जब 5 पुट किया तो दिस पार्ट बिकम 0, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 5 - 3 दैट इज √2। ये हो गया √2। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज f(17/5), इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम लोग x की जगह पे 17/5 पुट करेंगे सो यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, √17/5 minus 3 plus twice of √5 minus 17/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये कैसा दिखेगा? 17 minus 15 whole upon 5 plus 2 times of 25 minus 17 whole upon 5। Now 17 minus 15 मतलब ये हो गया √2/5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 25 minus 17 that is 8, √8 is 2√2, तो ये हो जाएगा 4 times √2/5। नाउ अब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 times √2/5, जिसको आई कैन रीराइट एज √10, बिकॉज 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो एक √5 कैंसिल हो जाएगा, √5 into √2 becomes √10। नाउ अब तीनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करो। एक चीज तो क्लियर है कि इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन हो गया? f(5). सो ये तो मेरा काउंट हो जाएगा लीस्ट वैल्यू दैट इज मिनिमम वैल्यू। नाउ इन दोनों में बड़ा कौन है? 2√2 और √10, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। √2 का वैल्यू होता था 1.414, ठीक है, तो 1.4 into 2 दैट इज 2.8, एंड √10 जो भी होगा वो डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा, तो आई कैन से दिस डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये √10 हो गया अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब मुझे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी मिल गया और मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेंज फॉर दिस गिवन डोमेन। तो अब मैं इसका आंसर लिखूंगा कि जो मेरा f(x) है वो बिलोंग करेगा √2 से लेके √10 तक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 to 5। ये होगा अपना फाइनल आंसर कि जो f(x) जो फंक्शन दे रखा है दैट फंक्शन शुड लाई फ्रॉम √2 to √10 for all values of x belongs to 3 to 5। So basically वही कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू नहीं बल्कि हम लोग एक पूरे रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास फंक्शन का प्रॉपर नेचर पता है एंड सेकेंडली फंक्शन इज इजीली डिफरेंशिएबल। ओके, मोनोटोनिसिटी का एक एग्जांपल या एक टाइप और दिखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मोनोटोनिसिटी के बेसिस पे हम लोगों ने फंक्शन का रेंज और उसके लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पे कमेंट किया। उसी तरीके से हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज को या फिर इनइक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं या उनको प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी। कैसे? सो एक सिंपल चीज समझना। सपोज करो हमको एक इनइक्वेशन प्रूफ करनी है। दैट इनइक्वेशन इज कि f(x) इज ग्रेटर देन g(x) या फिर f(x) is less than g(x).
ऐसा कोई भी इनइक्वेशन प्रूफ करना है, सो हम लोग क्या करते हैं, और या इसको हम लोग को यूज करना है अगर मोनोटोनिसिटी में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक न्यू फंक्शन फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेट द न्यू फंक्शन बी एच ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, जो इनइक्वेशन था उसके फॉर्म में एक नया फंक्शन बनाया। नाउ बाय यूजिंग एच डैश ऑफ एक्स और बाय यूजिंग एच डबल डैश ऑफ एक्स, जैसे भी होता है, हम इनको यूज करके प्रूफ करेंगे कि अपना जो फंक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ प्रूव हो गया तो उसके बेसिस पे मैं कमेंट करने का ट्राई करूंगा इस वैल्यू पे, दैट इज एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और एच ऑफ एक्स लेस देन जीरो। अगर हम इन वैल्यूज पे कमेंट कर पाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल सा कि अगर एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और आई कैन से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्रूव हो जाएगा। और अगर एच ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, ये प्रूव हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल थोड़ा सा अजीब सा लगता है समझने में कि सर ये क्या चल रहा है, कि हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। सो एक सिंपल से एग्जांपल की बेसिस पे समझते हैं। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि एक फंक्शन है, ठीक है, या मुझे प्रूफ करना है, अब मैं प्रूफ कैसे कर रहा हूं वो देखना। मुझे प्रूफ करना है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ln 1 प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। जब भी x का वैल्यू यूनियन जीरो, जीरो भी चलेगा, जब भी x का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको हटा दो चाहिए, तो खाली पॉजिटिव वैल्यू पे डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू पे जो x है वो हमेशा क्या होगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स से बड़ा होगा। सपोज मुझे इस कंडीशन को प्रूफ करना है अभी, ठीक है, मुझे बोल के रखा है ऑलरेडी। अब एज पर द स्टेप, जब मुझे इस इनइक्वालिटी को स्टेब्लिश करना है, सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा, दैट फंक्शन इज एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो एच ऑफ एक्स है अपने पास, इसको मैं अज्यूम करूंगा x माइनस लॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये हुआ अपना फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे एक ही दिखता है कि अगर फंक्शन बन चुका है, सो इसको डिफरेंशिएट करो। h डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, h डैश ऑफ x ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स h डैश x जो है इसका वैल्यू आ रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 1 1 कैंसिल हो गया। नाउ हम लोगों को एक कंडीशन पता है कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल पॉजिटिव, दैट मीन्स x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू आएगा दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये जो वैल्यू है ये तो h डैश का वैल्यू है, तो अगर h डैश x पॉजिटिव है, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि जो h ऑफ x है वो हमेशा क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा कहाँ आता है, उसके एंडिंग पॉइंट पे। मैं इसी कंक्लूजन को यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज कर रहा हूँ समझना। क्या मैं बोल सकता हूं कि h ऑफ x जो है वो h ऑफ जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ये मैंने कैसे बोला, सो मुझे बताओ कि x का वैल्यू कहां से कहां तक अलाउड था, जीरो से लेके इंफिनिटी, मतलब बोलूं कि जीरो तो अपना मिनिमम वैल्यू हो गया, तो बाकी सारे वैल्यूज जीरो से बड़े होने चाहिए। मतलब सिंपल सा h ऑफ x जो है वो h ऑफ जीरो से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर h ऑफ x h ऑफ जीरो से बड़ा होगा, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि यहाँ पे h ऑफ x मतलब क्या था, दैट वाज x माइनस ln 1 प्लस एक्स, x माइनस ऑफ ln 1 प्लस एक्स, ये हमेशा h ऑफ जीरो। व्हाट डू मीन बाय h ऑफ जीरो, h ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा अपने पास ये जो फंक्शन लिया था हमने इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करो, सो जीरो माइनस ln ऑफ 1 प्लस जीरो। नाउ ln ऑफ 1 इज अगेन जीरो, सो यहां से एक कंडीशन बनेगा कि x माइनस ln x इज ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से हमने प्रूफ कर दिया कि x इज ग्रेटर देन ln x। सो बेसिक लॉजिक क्या था, आई टेल यू द बेसिक लॉजिक वाज कि आपको अगर कोई इनइक्वेशन प्रूफ करना है या फिर कोई दो फंक्शंस को कंपेयर करना है, इसलिए हमने क्या बोला, कंपेयरिंग फंक्शन या फिर एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटी, ठीक है।
अगर आपको कोई दो फंक्शंस को कंपेयर करना है तो उनके डिफरेंस को एक नया फंक्शन बनाओ बाय यूजिंग सम डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी और बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। कमेंट करो कि क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर एक प्रॉपर रिलेशन मिलना चाहिए, दैट मीन्स या तो वो फंक्शन प्योरली इंक्रीजिंग होगा या फिर वो फंक्शन प्योरली डिक्रीजिंग होगा, तभी आपकी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज आपका कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अदर वे जहां पे हम लोग मोनोटोनिसिटी को यूज करते हैं टू कंपेयर टू फंक्शन और टू एस्टेब्लिश अ इनइक्वालिटी बिटवीन देम। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो इस तरीके से दिया अपने को, वी नीड टू प्रूव दैट ट्वाइस sin x plus tan x is greater than equals to 3x for all x belongs to 0 to pi by 2। ठीक है, पहला स्टेप तो हम लोग को क्लियर है। जब भी इन इक्वेशन प्रूफ करना है तो पहला स्टेप होगा मेकिंग अ फंक्शन। तो मैं इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। आई कैन राइट दिस पार्ट एज f of x is equals to twice sin x plus tan x माइनस 3x। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन बनने के बाद अपना पहला स्टेप भी फिक्स होता है कि हम लोग क्या करते हैं हमेशा, डिफरेंशिएशन। वी ऑलवेज फाइंड f डैश x। तो यहाँ पे f डैश x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x माइनस 3। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, जब मैंने यहाँ पे f डैश x फाइंड आउट किया एंड इन दैट इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, सपोज मैंने जीरो पुट किया, जीरो पुट करने पे यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा जीरो, बिकॉज cos 0 is 0, sec 0 सॉरी cos 0 is 1, sec 0 is also 1, so 2 plus 1 becomes 3, 3 minus 3 is 0। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे सो इन वैल्यू पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा, बट प्रॉब्लम है इसकी मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे केस में मैंने जो आपको स्टार्टिंग बताया था उसको ध्यान रखो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम सिर्फ f डैश x के वैल्यू पे ही कमेंट करें। हम लोग f डैश f डबल डैश किसी भी वैल्यू को आगे यूज कर सकते हैं। जैसे बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं इसके बाद f डबल डैश x भी सॉल्व करता हूं। आई जस्ट चेक कि f डबल डैश x की वैल्यू आ क्या रही है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ट्वाइस cos x, इसका डिफरेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x, इसको हम लिखेंगे 2 sec x into sec x का डिफरेंशिएशन which is sec x into tan x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं एंड आई सी कि क्या फंक्शन बनेगा या फिर क्या वैल्यू बन रहा है। सो f डैश x या f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x। इस tan को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, या फिर मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस साइन x इंटू सेक क्यूब x। कैसे, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, तो साइन तो एज इट इज, और जो 1 अपॉन कॉस था वो वापस से सेक बन गया, दो सेक ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो दिस बिकम सेक क्यूब x। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, आई कैन टेक 2 साइन x कॉमन, सो यहां बचेगा सेक क्यूब x माइनस 1। अब मैं इस पे इजीली कमेंट करूंगा, देखना कैसे। मुझे ऑब्जर्व करना है इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, बट इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 आई नो 0 टू पाई बाय 2 इंडिकेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी 0 टू पाई बाय 2 इंडिकेट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है एंड सेक का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। अगर सेक का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है तो क्या आई कैन से sec cube x minus 1 is always positive, that means f डबल डैश x जो होगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जस्ट इनिशियल पॉइंट पे 0 मिल रहा है, उसके आगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स f डबल डैश x जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे कि हम कंडीशन बोलते थे कि अगर f डैश x पॉजिटिव, दैट मीन्स f ऑफ x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या मैं इससे ये कंडीशन दे सकता हूं कि f डबल डैश x इज पॉजिटिव, दैट मीन्स f डैश x जो इसका एक इंटीग्रेबल है और एक डेरिवेबल पहले वाला है, सो f डैश x क्या हो जाएगा, इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इसका इंपॉर्टेंट स्टेप था, बिकॉज इसी को हम कमेंट कर रहे थे बाय दिस कंक्लूजन कि f डबल डैश x अगर पॉजिटिव है, दैट सिंपली मींस कि f डैश x क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन।
ऑब्वियसली अगर f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 0 to pi by 2, f dash x is a increasing function for all x belongs to 0 to pi by 2, that means इसका एक सिंपल सा मतलब हो गया कि सबसे मिनिमम वैल्यू f डैश x का कहां पे मिलेगा, जीरो पे। हमने अभी कमेंट किया कि अगर एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है सो इनिशियल पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम, और फाइनल पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज उसी को तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूं कि f डैश x जो है वो हमेशा f डैश जीरो के इक्वल या उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। नाउ अब आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डैश जीरो, इसका वैल्यू क्या है। सो f डैश जीरो का जो वैल्यू है वो पता हमको तब चलेगा जब इस f डैश x में हम x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जब मैं इसमें x की जगह जीरो पुट करता हूं तो क्या बनेगा, cos जीरो that is equal to 1, sec 0 that is again equals to 1, so 2 plus 1 3, 3 minus 3 is 0। so यहां से कंक्लूजन मिला कि f dash of x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब तो हमको पता है, अगर f dash of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब f of x क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। इन सभी के लिए ये क्या हो गया अपने पास। अब आई थिंक अपना कंडीशन ऑलमोस्ट बन चुका है, बिकॉज जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि f ऑफ x इंक्रीजिंग है, सो अगेन एक कंडीशन और ट्रू हो जाएगा कि f ऑफ x का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा f ऑफ 0, मतलब f ऑफ x के सारे वैल्यू 0 से या f ऑफ 0 से बड़े होने चाहिए। एंड नाउ द क्वेश्चन स्टेज एट कि f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है। सो क्वेश्चन के अंदर जहां पे x लिखा था फंक्शन में उसको 0 पुट करो, सो ट्वाइस साइन 0 मतलब ये हो गया 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल रहा है कि f ऑफ x जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और f ऑफ x आपने क्या अज्यूम किया था, f ऑफ x अज्यूम किया था ट्वाइस साइन x प्लस tan x माइनस 3x। तो यहां से कंडीशन मिलेगा ट्वाइस साइन x प्लस tan x minus 3x should always be greater than equal to 0, from which I can conclude that twice sin x plus tan x is always greater than equals to 3x। so यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी आपको समझ गया होगा कि डायरेक्टली f डैश के बेसिस पे कमेंट नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, f डबल डैश को यूज कर लिया। सो बी केयरफुल, कभी कभी क्वेश्चन में हम इस टाइप के ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं जिससे हमको एक स्टेप में डायरेक्टली आंसर नहीं मिला, बट एक और एक्स्ट्रा स्टेप करने से हमको वही सेम कंक्लूजन वापस से रिपीट हो गया। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट कि व्हाइल प्रूविंग इनइक्वालिटी हम इस टाइप के स्टेप्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ अब यहां मुझे इनइक्वालिटी प्रूव नहीं करना, बट यहां पे मुझे कंडीशन दे रखी है कि ln of 1 plus x is greater than x upon 1 plus x, then I need to find the set of values of x। सबसे पहले किसी भी इनइक्वेशन को प्रूफ करने के लिए एक चीज ध्यान रखो कि इनइक्वेशन प्रूफ उन्हीं पॉइंट पे होगा जहां पे वो डिफाइन होगा। दैट मीन्स आपको डोमेन पे केयरफुल रहना है। नाउ आई नो कि इस फंक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये फंक्शन में खाली एक सिंपल सा है कि x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बट ln पे इसका डोमेन डिपेंड करेगा। क्यों? because we know कि ln function is certain foundations, those foundations are कि ln is only defined for positive numbers। so यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूंगा कि ln of 1 plus x को डिफाइन करने के लिए the condition should be कि 1 plus x क्या होने चाहिए, greater than 0। that means इस फंक्शन का डोमेन आ गया कि जो x होगा वो हमेशा -1 से बड़ा होगा, ये इस फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी केयरफुल कि जब भी हम कुछ इनइक्वालिटी या फिर मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, सो दैट इज डुएबल एंड दैट इज चेक्ड ओनली इन इट्स डोमेन, ठीक है। नाउ अब अपने स्टेप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, मैं फंक्शन अज्यूम कर रहा हूं। आई एम मेकिंग अ न्यू फंक्शन f ऑफ x व्हिच सेज f ऑफ x इज ln ऑफ 1 प्लस x माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये अपना बन गया फंक्शन f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया सो यहां बनेगा f डैश x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 1 अपॉन 1 प्लस x का तो 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन, तो यहां अप्लाई होगा डिवीजन रूल व्हिच सेज डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर।
ये हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर दैट इज x इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज आल्सो 1 द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहां से f डैश x का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x से x कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस x दी होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं बाय टेकिंग एलसीएम तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 दी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इस टर्म में 1 प्लस एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ दिस इज नथिंग बट f dash x, 1 से 1 cancel. Now I can rewrite this expression as f dash x is equal to x upon 1 plus x the whole square. अब यहाँ पे हमने f dash x तो निकाल लिया है, अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं कि इससे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। क्या इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो f dash x है विच इज x upon 1 plus x square या 1 plus x का होल स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर will always be positive because we know कि किसी भी नंबर का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गया, न्यूमरेटर के ऊपर। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव देन f dash x पॉजिटिव हो जाएगा, इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव देन f dash x नेगेटिव हो जाएगा। सो क्या मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन f dash x is greater than 0 or I can say f of x is increasing. Second point में लिखूंगा if x is less than 0 then f dash of x will also be less than 0 and I can say f of x is decreasing. ठीक है, अब इस कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज को समझना। क्या मैं ऐसा बोलूं कि जब आप x को 0 से बड़ा वैल्यू दे रहे हो तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 0 है सो वैल्यू फंक्शन की बढ़ रही है, एंड 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज। सो डिक्रीज मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअली वो डिक्रीज होता हुआ 0 पे आ रहा है। ठीक है, इस कंक्लूजन को ध्यान रखना बिकॉज मैक्सिमम लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करने का एक सिंपल तरीका हुआ, आप हमेशा इस टाइप का कर्व ऑब्जर्व करो एंड अज्यूम दिस पॉइंट टू बी द पॉइंट जहां पे नेचर चेंज हुआ 0। आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि 0 के बाद ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया एंड एज पर द कंडीशन 0 के पहले f of x शुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो देखो 0 के पहले आपका जो f of x है वो क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 0 दिख रहा है आपको यहाँ पे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है बिकॉज इसके पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग था और मैं बोलूंगा कि उससे बड़ा वैल्यू था और उसके बाद भी वैल्यू उसका बड़ा है। सो सिंपल सा यहां से एक कंक्लूजन आएगा, दैट कंक्लूजन इज कि f of x जो है वो हमेशा f of 0 से बड़ा होना चाहिए। नाउ दिस वाज द ओनली रिक्वायर्ड कंक्लूजन जिसको आपको समझने की जरूरत है और जिसको हम लोग डायरेक्टली हमेशा यूज नहीं करते, इसको सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमको ये कंडीशन मिलेगा विच सेज कि 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग था, 0 के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था। इन प्लेस ऑफ 0 वी कुड आल्सो गेट सम रियल नंबर दैट इज लेट अस से 2। कभी कभी ऐसा आता है कि 2 के बाद फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड 2 के पहले फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट सिंपली मींस कि जो फंक्शन है उसका वैल्यू हमेशा f of 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा, बिकॉज 2 इज दैट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला, जो बाकी सारे वैल्यू हैं वो उस 2 के ऊपर रहेंगे हमेशा। इसीलिए हम लोग यहां बोलेंगे कि f of x जो है वो क्या होगा, f of 0 से बड़ा होगा। नाउ f of x हमने क्या अज्यूम किया था, f of x हमने अज्यूम किया था दिस फंक्शन which says ln of 1 plus x minus x upon 1 plus x and what about f of 0, जब 0 पुट किया तो ln 1 is 0 minus 0, सो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा कंडीशन प्रूव हो गया कि ln of 1 plus x हमेशा क्या है, x upon 1 plus x से बड़ा होगा। ln of 1 plus x will always be greater than x upon 1 plus x. So this is our required condition जो हमको प्रूफ करना था बेसिकली। ओके, नाउ हमेशा ध्यान रखो कि इस टाइप का कंडीशन भी आएगा तो इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं व्हाइल प्रूविंग इनइक्वालिटी। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम इनइक्वालिटी प्रूव नहीं करते बट इनइक्वालिटी दी होती है, उसके बेसिस पे मुझे आंसर निकालना होता है तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। तो क्या मैं ऐसा बोलूं
कि ये इनइक्वालिटी तो मैंने जनरलाइज ही प्रूफ कर दी कि ये सब जगह ट्रू है। अगर ये सभी जगह ट्रू है दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी इसके पूरे डोमेन में ट्रू है, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन -1। पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, आपने ऑब्जर्व किया कि जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी था या जीरो के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग था और जीरो के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था। सो उस केस में मैं इतना कंडीशन बोलूंगा कि सिर्फ जीरो को रिमूव करना है, बाकी उसके अलावा आप कहीं भी बोलो ये इनइक्वेशन हमेशा ट्रू होगा। सिर्फ जीरो इज द ओनली पॉइंट जहां पे इनइक्वेशन ट्रू नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर x को जीरो पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, ln 1 का वैल्यू क्या था, जीरो। राइट साइड में भी बनेगा जीरो। इज जीरो ग्रेटर देन जीरो, नहीं, अगर इक्वल टू साइन होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। तो मुझे बोलना चाहिए दिस इनइक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x greater than or belongs to -1 to 0 union 0 to infinity। मतलब -1 से बड़े सभी वैल्यूज पे ट्रू है, बट सिर्फ कहां पे ट्रू नहीं है, जीरो पे, बिकॉज जीरो पे वो इनइक्वालिटी बिकम्स अ इक्वेशन।